मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक स्थिति तथा उनके अपेक्षित साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें सामर्थ्य बनाता है। संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है? चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोष को किस प्रकार संशोधित करते हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं की प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों, रंगों में परिक्षेपित विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान तथा सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उन्हें स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं तथा आंखों को बंद करके रंगों की पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञान इंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगा संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इस लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 11.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी ये चित्र में दिखाई गई है। मानव नेत्र कचाब नीचे से दृक् तंत्रिका, दृष्टिपटल, पश्चाभी पेशियां, क्रिस्टल लेंस, नेत्रोद पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल चित्र में दिखाई गई है। मानव नेत्र उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति होने वाले प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसे है वैसा देख लेते हैं। आप जानते हैं कि दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुप्रक्रियाओं मैन्युफैक्चरिंग से दृष्टि प्रक्रियाओं में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कार्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोदय तथा कच्चाभ द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचनाएं जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या दिक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चक्षु विकृति उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश में किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। आंख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है जिसके साइज को
परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षाभिमुखी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार किसी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तु को देखते हैं तब पक्षाभिमुखी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रख कर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती उसे सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकटतम बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूर लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहलाता है। सामान्यतः नेत्र के लिए यह अंततः दूरी पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अत्यंत दूर तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अत्यधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कैटरैक्ट कहते हैं। इसका कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि को वापस लौटाना संभव होता है। इसे भी जानिए। क्या आप जानते हैं कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं? केवल नेत्र के बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाती है। मानव के एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 50 डिग्री होती है, 150 डिग्री होती है, जबकि दोनों नेत्रों द्वारा लगभग 180 डिग्री जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक के बजाय दो सूचकों से बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतु के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर समान की ओर स्थित होते हैं। इसी प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविमीय चक्षु का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी बीमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है। इसीलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी पास है या दूर है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र के अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि 3
सामान्य अपवर्तक दोष होते हैं। ये दोष निकट दृष्टि, मायोपिया, दीर्घ दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया तथा जारा दृष्टि दोष, प्रेसियोबायोपिया, इन दोषों के उपर्युक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। इन दोषों तथा इनके संशोधन के बारे में संक्षिप्त में नीचे चर्चा करेंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति की निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अंततः पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी वस्तु दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर चित्र 11.2b दृष्टिपटल के समान बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 11.2c में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है, जैसा कि चित्र 11.3b में दर्शाया गया है। इस दोष को उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा, ये चित्र में दिखाए गए हैं। पहला वाला चित्र ए में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु ओ दिखाया गया है। दूसरे में बी वाले में ओ डैश जो दिखाया गया ओ पे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए, सी में निकट दृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र अवतल लेंस के उपयोग द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन। निकट दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु ए पर दिखाया गया है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र बी वाले में दिखाया गया है। सी वाले में दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन एक उत्तल लेंस से दिखाया गया है। ए बी दीर्घ दृष्टि दोष तथा नेत्र दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। एन दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु है। एन डैश सामान्य नेत्र का निकट बिंदु है। ए नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। चित्र 11.3c में दर्शाया गया है। उत्तर लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जरा दूरदृष्टिता आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह पश्चाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंसों, बाईफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसीय लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपर भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस
होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। आजकल स्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस तथा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव हो पाया है। प्रश्न, नेत्र समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? निकट दृष्टि दोष को का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? मानव नेत्र को सामान्यतः दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से नेत्र कितनी दूरी पर होते हैं? अंतिम पंक्ति में बैठा किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने पर कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। जरा सोचिए, अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप जिन्हें देख सकते आप चमकीले कहते हैं। यह आप अनुभव मैं भी करता दीप्त सूर्य का ताप पर समझ न पाया अब तक यह मैं कैसे बनता वह दिन और रात। सी सिम्बर द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित कविता की कुछ पंक्तियां का हिंदी रूपांतरण। क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं? अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं तथा उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कार्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कार्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों न इसे हम उन्हें अपने नेत्र देकर जाएं जिनके पास दृष्टि नहीं है। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाले जाने चाहिए, अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिव्यांग व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हेपेटाइटिस बी और सी, जलभित्ति, रेबीज, तीव्र ल्यूकीमिया, एक्टिव ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, टेटनस, हैजा, तनिका शोध, मेनिंगिट या मस्तिष्क शोध इन्सेफेलिटिस से संक्रमित है या जिनके कारण मृत्यु हुई है नेत्र दान नहीं कर सकते। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्र को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सक के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का एक युगल कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। क्रियाकलाप 11.1 एक ड्राइंग बोर्ड पर
ड्राइंग पिनों की सहायता से सफेद कागज की एक शीट लगाइए कि त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। एक पेंसिल का प्रयोग करके प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा PE खींचिए। रेखा PE पर दो पीने बिंदु P तथा Q पर गाड़िए, जैसा कि चित्र 11.4 में दर्शाया गया है। फलक AC की ओर से P तथा Q पिनों को प्रतिबिंब को देखिए। R तथा S बिंदुओं पर दो और पिनों इस प्रकार गाड़िए कि पिन R तथा S एवं पिन P तथा Q के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में दिखाई दे। पिनों तथा कांच के प्रिज्म को हटाइए। रेखा PE प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु E पर मिलती है। चित्र 11.4 देखिए। इस प्रकार बिंदु R तथा S को एक रेखा से जोड़िए तथा इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि यह प्रिज्म के फलक AC से F पर मिले। हमें पहले ही देख चुके हैं कि पिनों P तथा Q को मिलाने वाली रेखा फलक AB से E पर मिलती है। E तथा F को मिलाइए। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु E तथा F पर अभिलंब खींचिए। चित्र 11.4 में दर्शाए अनुसार आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण E को चिन्हित कीजिए। I PE आपतित किरण दिखाई गई है। EF अपवर्तित किरण है। FC निर्गत किरण है। एंगल A प्रिज्म कोण है। एंगल I आपतन कोण है। एंगल R अपवर्तन कोण है। एंगल E निर्गत कोण है। एंगल D विचलन कोण है। कांच के प्रिज्म त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ PE आपतित किरण, EF अपवर्तित किरण, FS निर्गत किरण। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, अतः यह अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तन पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। क्या यह कांच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है? प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे स्थिति एंगल D विचलन कोण है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विचलन कोण को चिन्हित कीजिए तथा इसे मापिए। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आपने किसी इंद्रधनुष में भव्य वर्णों रंगों को देखा और सराहा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष की विभिन्न वर्णों रंग किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तन पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इस क्रियाकलाप द्वारा देखें। क्रियाकलाप 11.2 गत्ते की एक मोटी शीट लीजिए तथा इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिल्ली बनाइए। पतली झिल्ली पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। इससे श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए। चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार झिल्ली से प्रकाश को इस एक फलक पर डालिए। प्रिज्म को धीरे से इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाली प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर दिखाई देने लगे। आप क्या देखते हैं? आप वर्णों का एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? संभवतः प्रिज्म से आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों वर्णों की पट्टिका में विभक्त कर दिया है। इस रंगीन पट्टिका के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम है। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम बैगनी, वायलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज तथा लाल है, जैसा कि चित्र 11.5 में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध परिवर्ण शब्द VIBGYOR आपको वर्ण के क्रम याद रखने में सहायता करेंगे। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग न देख पाएं, फिर भी कुछ ऐसे अवश्य हैं जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है
ये श्वेत प्रकाश आ गई। श्वेत प्रकाश पुंज कांच का प्रिज्म टकराने के बाद ऊपर वाले रंग लाल, नीचे वाले रंग वायलेट या ब्लू श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बन जाता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के पश्चात अलग अलग कोणों पर झुकते मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ण के किरणों अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुसपट दिखाई देती हैं। यह सुसपट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने में प्रयत्न किया, किंतु उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने चित्र 11.6 की भांति एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस परीक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। चित्र 11.7 यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करते हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसके आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। चित्र 11.8 प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेप के नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन। आप संभवतः कभी आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु को विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिल्ली मिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसीलिए चित्र में ये दिखाए गए हैं। ये श्वेत प्रकाश आर ऊपर वाला भी नीचे, आर ऊपर भी नीचे, आर ऊपर भी नीचे, श्वेत प्रकाश पर्दे पर श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का पुनर्नियोजन न्यूटन साहब ने किया था। आकाश में इंद्रधनुष चित्र 11.7 में दिखाया गया। वर्षा की बूंद सूर्य की प्रकाश इंद्रधनुष का बनना दिखाया गया चित्र 11.8 में। इसीलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु का आभासीय स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इसी प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना वृत्त स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है। आइए देखें कि इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। स्थिति
के निकट देखने पर चित्र 11.9 कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी ही परिस्थितियों में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा तभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी कभी धुंधला, तो जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इस ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। अग्रमीय सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षैतिज को पार करना। चित्र 11.10 में सूर्य की क्षैतिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। चित्र में दिखाए गए हैं तारे की आभासी स्थिति। तारा किरण का मार्ग बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति। सूर्य की आभासी स्थिति और क्षैतिज प्रेक्षक पृथ्वी पर वायुमंडल अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त का प्रभाव। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं तथा आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडियल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडियल विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगीय मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसे किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडियल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के बीतान कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णन प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर
के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य की अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुए नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। संभवतः हमने देखा होगा कि खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? लाल रंग कुम्हारे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्या आपने सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य का रंग देखा? क्या आपने सोचा कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को समझाने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.3। कोई अभिसारी लेंस L1 उत्तल लेंस लेकर इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश की तीव्र स्रोत यश रखिए। लेंस प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज प्रदान करता है। प्रकाश के समानांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक T से गुजारिए। किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र C से इस प्रकाश किरण पुंज को गुजरने दीजिए। चित्र 11.11 में दर्शाए अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस L2 का प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र को स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे MN पर बनाइए। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो घोलिए। जल में लगभग 1 से 2 ml शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आप क्या देखते हैं? ये चित्र में दिखाया गया है। लगभग 2 से 3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देखेंगे। जैसा कि सल्फर के कण बनाना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के 3 पार्श्व साइड से नीले प्रकाश देख पाएंगे। यह सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडल कणों द्वारा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व में वृत्ताकार छिद्र की ओर पारगत प्रकाश के रंग का प्रक्षेपण करते हैं। ये चित्र आपको दिखाई गई है। चित्र 11.11 कोलाइडल विलयन का प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रक्षेपण करने के लिए प्रबंधन। यह एक सोर्स है। L1 और L2 दो लेंस हैं। बीच में T घोल वाला रख दिया गया और ये चित्र पर्दे पर MN पर देखा जाता है। यह परीक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल रंग दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निर्देशित करता है, जिससे आपको प्रकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने को समझाने में सहायता मिलती है। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरता है। चित्र 11.12 में तथापि जब सूर्य सिर से उठ ठीक ऊपर ऊर्ध्वस्त को हो तो सूर्य से आने वाले प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेंगे। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन हो पाता है। क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रतीत होता है। इससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। चित्र में दिखाए गए सूर्योदय लगभग ऊर्ध्व नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन होने से सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। क्षैतिज के निकट सूर्य प्रेक्षक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। आपने क्या सीखा? नेत्र वह क्षमता
जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने के निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकस कर लेता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र के निकटतम बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम बिंदु कहते हैं। सामान्यतः दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि के समान अपवर्तक दोष है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ज्यादा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष निकटता दृष्टि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृढ़ पटल के सामने बनता है जो उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनते हैं जो उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। वृद्धावस्था में नेत्र के समंजन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी कणों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है।